नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीमध्ये मी पल्लवी मुजुमदार आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मंडळी, 1683 साली पहिली ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकापासून ठाण्यापर्यंत धावली. असेल अंदाजे 27 ते 28 किलोमीटर पर ताशी वेगाने. आज या रेल्वेचं रूप जेव्हा आपण बघतो तेव्हा विस्टा आहे, बुलेट ट्रेन आहे, शताब्दी आहे, एक ना अनेक प्रकारच्या रेल्वेंची नावं दिसतात. वंदे मातरम आहे. या वंदे भारत बरोबर या सगळ्या जेव्हा रेल्वेंची आपण नावं घेतो तेव्हा त्यांचा वेग, त्याचं गणित आणि त्याचा आपल्याला असलेलं आकर्षण हे फार महत्त्वाचं ठरतं. मुळात रेल्वेचा विचार करताना रेल्वे सुरू झाली तेव्हा असलेलं कोळशाचं इंजिन आणि आज असलेलं एक वेगळं विद्युत संयंत्र, जेव्हा असं आपण म्हणतो तेव्हा ते इलेक्ट्रिक इंजिन जे आहे ते पर्यावरणपूरक तर आहेच आहे, पण या बरोबरीने वेगामध्ये सुद्धा प्रचंड फरक पडलेला आहे. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करताना रिझर्वेशनच्या, आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या रांगा असोत किंवा एका क्लिकवरती होणारं बुकिंग असो, मग विमानतळासारखी चकाचक असलेले बसचे थांबे असू देत किंवा या थांब्यांच्याबरोबर स्टेशन्स जे असतात तसं आपण म्हणतो ते स्टेशन्स असू देत किंवा त्याबरोबरीने पुरवण्यात येणारी प्रवाशांना असलेली सोयी सुविधा म्हणजे वायफाय, खाद्यपदार्थ, एक ना अनेक गोष्टींचा विचार करताना लक्षामध्ये येतं की रेल्वे ही सुरू झाली तेव्हापासून आज या रेल्वेचं असलेलं रूप हा विचार करण्याजोगा एक मुद्दा आहे. सामाजिक, औद्योगिक आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडवणारी ही एक परिसंस्था आहे आणि या माध्यमाचा विचार करताना त्याचं आज, काल आणि उद्या असलेलं रूप जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. रेल्वे सप्ताहानिमित्त आजचा हा विशेष भाग आहे. रेल्वे काल, आज आणि उद्या. रेल्वे सप्ताहानिमित्त विशेष कार्यक्रम 10 ते 17 एप्रिल रेल्वे सप्ताह. त्यासाठी हा विशेष कार्यक्रम रेल्वे काल, आज आणि उद्या. प्रवाशांच्या सोयीसाठी असलेली रेल्वे जेव्हा धावायला लागली तेव्हा ती मालवाहतुकीसाठी वाघिणी बनली. वेळ प्रसंगी पाण्याची देवाण करताना मिरज ते लातूर पाणी नेताना ती जीवनदायी बनली. रेल्वे ही फक्त रेल्वे नाही तर आज आम्हा मुंबईकरांसाठी आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. मग ही रेल्वे, त्याचं बदलणारं रूप, त्याची असलेली सगळी संस्था आणि त्याचं असलेलं एक नियोजन हे जाणून घेणं औत्सुक्याचा भाग आहेच आहे, पण त्याचबरोबरीने हे समजून घेणं तितकंच वैविध्यपूर्ण आणि वेगळं आहे. तेव्हा आजच्या भागामध्ये खास त्याविषयी बोलूया आणि त्यासाठी खास आपण आमंत्रित केलेलं आहे माननीय विनीत अभिषेक सर यांना. सर नमस्कार. नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करते. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी तरफ से आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. मला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आम्ही सुद्धा खूप आभारी आहोत. सुरुवातीलाच सांगते की तुम्ही फार व्यस्त दिनक्रमातनं वेळ काढून आलेले आहात. सरांची ओळख आपल्याला करून देते. ज्या रेल्वेमधनं आपण प्रवास करतो त्या पश्चिम रेल्वेचे सर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आहेत. सर पश्चिम रेल्वेमध्ये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करतात. बरोबरीने केंद्र सरकारच्या 2010च्या नागरी सेवा तुकडीमधले ते आहेत. शहरी नियोजन, वाहतूक व्यवस्था अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात 20 वर्षांहून अधिक त्यांचा अनुभव आहे. व्यवस्थापन जे रेल्वेसाठी अत्यावश्यक असतं त्यामध्ये सरांचं खास शिक्षण आहे. अमेरिकेतल्या MIT या तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये 2019-2021 साली संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी त्यांचं वास्तव्य होतं. भारताबरोबर आफ्रिका, ब्राझील या देशांमध्येही वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात त्यांचं मोठं योगदान आहे. भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेमध्ये म्हणजे IRTS इथे ते कार्यरत आहेत आणि रेल्वेमधल्या विविध विभागामधल्या कामाचा सरांचा दांडगा अनुभव आहे. मी जेव्हा हे सगळं सांगते तेव्हा रेल्वे या विषयावरती सर अविरतपणे माहिती देत असतात. याचा अनुभव पुढच्या तासाभरामध्ये आपल्या सगळ्यांनाच येणार आहे. म्हणजे रेल्वे म्हणतो तेव्हा रेल्वेचे अनेकविध भाग आहेत, टप्पे आहेत. मुंबईकरांसाठी सेंट्रल रेल्वे आणि वेस्टर्न रेल्वे हे दोन मुख्य भाग पडतात. आज वेस्टर्न रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी जे आहेत, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ते आपल्याबरोबर आहेत. तर त्यांच्याशी आपण त्याविषयी अधिकतेने जाणून घेण्याचा यत्न करत आहोत. तुमचे प्रश्न ही विषयाच्या अनुषंगाने यावेत ही कळकळीची विनंती आहे. आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी मी जसं म्हणते की मी मुंबईकर आहे, पण मुंबईकरांसाठी रेल्वे ही आयुष्याचा अविभाज्य भाग असताना वाढती गर्दी हा सुद्धा एक धडकी भरवणारा प्रश्न आहे.
तुम्हाला काय वाटतं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी मराठी मेरी नॉलेज कम है, मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे और मैं हिंदी में जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा थोडी मराठी जो मैंने सर, सीखी है। भाषा हा मुद्दा, रेल्वेबाबत तुमचं असलेलं ज्ञान जे आहे ते फार मोठं आहे आणि त्याचा आम्हाला अधिकाधिक लाभ करून घ्यायचा बरोबर, आहे, बरोबर। त्यामुळे आम्हाला अतिशय आनंद आहे। तो बिल्कुल देखिए, मुंबई जो है, मुंबई की जो लाइफ लाइन है वो हमारी मुंबई लोकल है। और गर्दी की जो बात आपने की है वो बिल्कुल ओवर द ईयर्स जो है हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोविड के दौरान थोड़ी कमी आई थी, उसके बाद वापस फिर से रैपिडली बढ़ रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ओवर द लास्ट 10-11 साल के दौरान हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं, जिसका डायरेक्ट नतीजा है कि अभी तक जो हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उससे जो है डायरेक्टली हमारा 68, 69, 70% की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है। बट यस, ये भी बात सही है कि हमारे पैसेंजर्स भी उसी स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आगे भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो करेंटली हम अंडरटेक कर रहे हैं। पहले आज तक जो है बहुत सारे ऑलरेडी जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स हमने अंडरटेक किए हैं, जैसे 9 डब्बे को 12 डब्बे करना, 12 डब्बे से 15 डब्बे करना, इसके अलावा एसी लोकल। हमारे जो रेक्स हैं, आपको याद होगा कि 15 साल पहले जो हमारे ट्रेन्स हुआ करते थे, लोकल ट्रेन्स, उसकी जो डायमेंशंस थे या उसकी जो जो उसका साइज़ था और जो शेप था वो डिफरेंट था। अब उसमें वेंटिलेशन उतनी नहीं हुआ करती थी, जाने आने की दिक्कतें होती थी, विंडोज़ की साइज़ छोटी थी, एयर सर्कुलेशन उतनी बढ़िया नहीं थी। और इन सब को हमने चेंज किया और नए रेक्स आए हमारे, मॉडर्न, फार मोर मोकळे हवेशीर असे आहेत डबे। यस, चढ़ने में उतरने में आसानी हो, अंदर की वेंटिलेशन, एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन लेवल, ये सारा जो है बहुत बेटर रहता है। तो ये तो हमने किया है। और साथ में हमने 9 डब्बे की गाड़ियों को 12 डब्बे, 12 डब्बे की गाड़ियों को 15 डब्बे, ये सारे हमने किए। हमने 2017 में एसी रेक्स इंट्रोड्यूस किए थे पश्चिम रेलवे ने। अभी करेंटली हमारा जो है 109 सर्विसेज हम एसी के चला रहे हैं। और इसके साथ बहुत सारे हमारे जो है जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होते हैं, जैसे लाइन को बढ़ाना, सिग्नलिंग का वर्क करना। तो हमारा जो हार्बर लाइन एक्सटेंशन है उसको हमने गोरेगांव तक हम उसको एक्सटेंड करा के लाए। तो अभी आप अगर सीएसटी से ट्रेन पकड़ते हैं तो आप गोरेगांव तक आपको ट्रेन मिलती है। नक्कीच, हे रेल्वेचं एक वेगळं विस्तृत रूप आपल्याला दिसतं की हार्बर लाईन्स ज्या आहेत त्या गोरेगाव पर्यंत पोहोचायला लागल्यात। पण सर, बोरिवलीकर मंडळी म्हणतात बोरिवलीपर्यंत ही हार्बर लाईन येणार का? बिल्कुल, जो ये पूरा हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इसको एक्सटेंड करना है गोरेगांव से फर्दर बोरीवली तक। इसका वर्क चल रहा है। कुछ साल में ये वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो सीएसटी से डायरेक्टली बोरीवली तक बहुत सारे सर्विसेज उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो भी जो है प्रगति पे है, बहुत सारे उसके वर्क ऑलरेडी किए जा रहे हैं। साथ में हमारे 5th लाइन और 6th लाइन एक्सटेंशन है, वो भी प्रोजेक्ट हमने पहले भी अंडरटेक किए हैं। और अभी जैसे हमारा 6th लाइन है वो कांदिवली तक पहुंच चुका है। कांदिवली से बोरीवली तक भी इसको एक्सटेंशन इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मुंबई सबर्बन में जो हमारी कैपेसिटी बढ़ाने का एक जो मेजर तरीका है, उसमें हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उसको हमें हमारे जो बाकी लोकल ट्रैक्स हैं उससे हटाना पड़ेगा। और इसी के लिए ये 5th और 6th लाइन का जो हमारा एक्सटेंशन है, जब ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उससे हमारे जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स मिलेंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग लाइन्स हैं उस पर केवल लोकल ट्रेन्स चलेंगे। तो इससे हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेन्स चला पाएंगे। तो ओवर द ईयर्स हमारी सर्विसेज बढ़ती आई हैं और एक बार जब ये प्रोजेक्ट भी हो जाएगा तो हमारे और नंबर ऑफ़ सर्विसेज जो है वो बढ़ेंगे। नक्कीच सर, ह्या सगळ्याचा विचार करत असताना एक मुद्दा मनामध्ये येतो की हे सगळं घडतं आहे पण गर्दी काही थांबत नाहीये। मग या विचारांबरोबरीने मुळात हे सगळं गर्दीचं आणि रेल्वेचं समीकरण बांधताना मुख्य एक व्यवस्थापन तज्ञ म्हणून तुम्ही काय विचार करत असता याविषयी जाणून घ्यायला आवडेल।
जी देखिए जो क्राउड मैनेजमेंट है हमारा जो हर स्टेशन पे रहता है, तो उसका एक मेजर सॉल्यूशन ये है कि हमारे नंबर ऑफ़ सर्विसेज जो है वो बहुत बढ़ें। और इसके अलावा स्टेशन पर जो हमारे पैसेंजर्स आते हैं, तो कैसे वो किस तरीके से स्टेशन पे आते हैं और कैसे वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप शिफ्ट करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और अपग्रेडेशन किए हैं ओवर द लास्ट 10-11 ईयर्स। आपको याद होगा अराउंड 10 से 11 साल पहले हार्डली हमारे पास कोई एलिवेटर या कोई एस्केलेटर स्टेशंस पे नहीं हुआ करते थे। अभी नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स और नंबर ऑफ़ एस्केलेटर्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। लिफ्ट वाढलेली आहे. लिफ्ट है, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ये सारे बढ़ गए हैं। पिछले इस साल भी हमने कई सारे जोड़े, और पिछले 10 साल में जो मेजॉरिटी हमारे लिफ्ट और एस्केलेटर्स हमारे स्टेशन पे आए हैं वो पिछले 10 साल में ही आए हैं। और आने वाले सालों में भी, अगले 2-3 साल में ऑलरेडी हम और बहुत सारे लिफ्ट और एस्केलेटर लाएंगे। तो उससे प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग का भी जो काम है, वो जो एक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। तो हमारे जो भीड़ का इशू है प्लॅटफॉर्म्स पे वो कम होगा। नक्कीच. जेव्हा रेल्वे असं आपण म्हणतो तेव्हा सुरक्षितता हा परवलीचा शब्द आहे. त्या बाबतीमध्ये विचारसरणी कशी केलेली असते सर? देखिए बिल्कुल जो सेफ्टी इज़ हमारे लिए सर्वोपरि है, और सेफ्टी को ध्यान में रख के ही ये सारे जो मैंने अभी आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताए वो सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं सेफ्टी को। तो अगर हमारे पैसेंजर्स के पास जो है वो लिफ्ट का और एस्केलेटर का और फुट ओवर ब्रिजेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अगर हमारे एसी रेक्स ज़्यादा रहेंगे जिसमें दरवाजे बंद होते हैं खुलते हैं, तो उससे जो है हमारी जो सेफ्टी है ट्रैवलिंग का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कैपेसिटी इन्हांसमेंट के, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं सेफ्टी को टारगेट करते हैं हम लोग कि सेफ्टी और बेहतर हो। नक्कीच. सर रेल्वेचा विचार करतो तेव्हा कोकण, गोवा, कर्नाटक, केरळ हे या राज्यातली मंडळी या पश्चिम रेल्वेच्या विभागामध्ये खूप प्रमाणामध्ये वास्तव्याला आहेत. त्यांच्याकडून सतत विचारणा होते की पश्चिम रेल्वे आमच्यापाशी पोहोचेल का? काय म्हणते पश्चिम रेल्वे याबाबत? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। जो हमारे कोंकण के जो हमारे गणमान्य पैसेंजर्स हैं उनकी बहुत जो है डिमांड थी कि डायरेक्टली पश्चिम रेलवे से केवल हॉलिडे के दौरान कुछ गाड़ियां हम चलाते थे, इसके अलावा रेगुलर सर्विसेज हमारी नहीं होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ महीने पहले बांद्रा टर्मिनस से मडगांव के लिए हमने बाई वीकली सर्विसेज शुरू की थी कोंकण के लिए। लेकिन जो अभी का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ऐसा है कि कोई भी गाड़ी अगर हम साउथ मुंबई से या मुंबई एरिया से, बांद्रा से, मुंबई सेंट्रल से कहीं से भी अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये गाड़ी वसई रोड आएगी और वसई रोड में इसका इंजन का रिवर्सल होता है। अच्छा. इंजन वापस घूमेगी और फिर वो कोंकण की तरफ, वहाँ से वसई से सेंट्रल रेलवे होते हुए कोंकण की तरफ जाएगी। तो वो ऑपरेशनली प्रॉब्लम है, उससे गाड़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ टाइम बच सकता था वहाँ 2-2.5 घंटे ज़्यादा ये पूरा इंजन रिवर्सल में, और जो रूट भी है वो फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक नई प्रोजेक्ट पे शुरुआत की है काम करना। ये प्रोजेक्ट में हम नायगांव से जूही चंद्रा वसई रोड को हम बाईपास कर देंगे और नायगांव से जूही चंद्रा का हमारा एक छोटा सा कॉर्ड लाइन बनेगा, और वो उसकी भी प्रोसेस जारी है। जैसे ही ये कॉर्ड लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वसई रोड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वसई रोड में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो भी गाड़ियाँ बांद्रा टर्मिनस, दादर, मुंबई सेंट्रल से शुरू होगी वो जो है सीधा नायगांव होते हुए, जूही चंद्रा होते हुए, सेंट्रल रेलवे से होते हुए कोंकण चली जाया करेगी। तो इससे जो है रिवर्सल नहीं होगा, तो हमारे पैसेंजर्स का टाइम भी बचेगा और गाड़ियाँ जल्दी पहुँचेंगी। तो ये बहुत ही शीघ्र ये प्रोजेक्ट हमारी अभी प्रोसेस में है और कुछ सालों में ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम जो है कोंकण के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी पश्चिम रेल्वे से शुरू हो जाएगी। वा, कारण कोकणवासियांसाठी हा मोठा प्रश्न असतो की तिकीट कसं काढायचं, तिकीट मिळवायचं कसं आणि पोहोचायचं कसं, आणि मग पुढे जाऊन गोवा आणि कर्नाटक, केरळ यांनाही ती मदत होऊ शकेल। नहीं, जब देखिए जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ सर्विसेज जब चलेगी
तो ज़्यादा आसानी से हमारे यात्रियों को टिकट भी मिलेंगी, ज़्यादा उनकी डिमांड भी फुलफिल होगी और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच भी सकेंगे। चला म्हणजे आशावाद आहे या सगळ्यामध्ये. खूप छान. सर या सगळ्याचा विचार करताना एक मुद्दा येतो ते म्हणजे पश्चिम रेल्वे ही विविध राज्यांना जोडलेली आहे आणि मग त्या राज्यांना जोडलं जाणं हे मुंबईच्या माध्यमातून घडतं. हे तुमच्याकडनं विस्तृतपणे जाणून घ्यायला आवडेल की राज्यांना पश्चिम रेल्वेचं जोडणं म्हणजे सेंट्रल रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे एकमेकाला जोडलेले आहेत ते कशा पद्धतीने? जी देखिए, पश्चिम रेलवे जो है की जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जी पश्चिम रेलवे वन ऑफ दी मेनी जोन्स जो हमारे भारतीय रेलवे में है। पश्चिम रेलवे के ज्यूरिस्डिक्शन में मुंबई आधा पोर्शन आता है, जहां हम चर्च गेट से लेके विरार तक और आगे दहानू तक जाते हैं। उसके फर्दर हमारे ज्यूरिस्डिक्शन जो है हमारी रेलवे गुजरात में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है, राजस्थान में जाती है। तो हम 4 राज्यों को कवर करते हैं। 755 स्टेशंस टोटल हमारे पास हैं। वाह. ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स हमारी चलती हैं और भारत के सारे राज्यों के लिए, मैक्सिमम राज्यों के लिए, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, हर जगह के लिए हमारे जुरिस्डिक्शन से गाड़ियाँ चलती हैं। रिसेंट ईयर्स में हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट अंडरटेक किए जहां हमने जो हमारी जो कनेक्टिविटी थी उसको और बेहतर किया। तो आज अगर आप यहाँ से मुंबई से एकता नगर जाना चाहते हैं, जहाँ हमारी फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो उसको आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे पास है मुंबई से वहाँ जाने की। अच्छा. साथ ही हमने जो इंदौर और रतलाम एरिया है वहाँ भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडरटेक किए हैं और कंप्लीट किए हैं रिसेंट मंथ्स में, जैसे कि चाहे वो डबलिंग हो, चाहे वो गेज कन्वर्जन हो। तो यहाँ से इंदौर जाने का जो हमारा कनेक्शन है मुंबई से वो और बेटर हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो बहुत सारे हम और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के वर्क अंडरटेक कर रहे हैं, जिससे आने वाले सालों में और बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी होगी। जैसे कि हमारा उसमें हाई स्पीड रेल है। अच्छा। 160 kmph हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रैक की जो कैपेसिटी है उसको हम 160 kmph कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे 160 किलोमीटर प्रति तास. प्रति घंटा। वा, मस्त. सर जेव्हा या सगळ्याचा विचार करतो तेव्हा शहरांमध्ये, मुंबईमध्ये जर खास करून विचार केला तर सध्या सगळीकडे पुनर्विकास हा प्राधान्याने दिसतो. म्हणजे तो इमारतींचा असू दे किंवा रेल्वेचा असू दे. रेल्वेमध्ये सुद्धा आज ह्या ट्रॅकवरनं उद्या इकडं काम चालू आहे, नवीन प्लॅटफॉर्म येतोय, प्लॅटफॉर्मचा नंबर बदलला आहे. म्हणजे पुनर्विकासाचं काम जसं रहिवाशांचं होतं आहे, इमारतींचं होतं आहे, तसं रेल्वेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा घडतं आहे. आपल्या माननीय सरकारची सुद्धा एक सुविधा आहे ती म्हणजे अमृत भारत स्टेशन योजना. रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास हे नेमकं काय आहे? बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक विज़न है कि हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो केवल एक स्टेशन ही ना हो, वो एक सिटी सेंटर का यहाँ पे जो है एक रोल निभाए और जो दोनों भाग हैं शहर के उनको जोड़े। अच्छा. और केवल एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम ना हो बल्कि एक यहाँ पे कमर्शियल हब भी बने शहर अच्छा. का। और इसी सब को, इसी विजन को ध्यान में रख के अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना की गई है। और अभी पूरे भारतीय रेल में 1300 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है उनकी कायाकल्प बदली जा रही है अंडर जो हमारी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। इसमें अगर केवल मुंबई की बात करें मैम, तो 10 हमारे जो स्टेशन हैं मुंबई सबर्बन एरिया के पश्चिम रेलवे के, वो जो है वो भी अमृत भारत स्टेशन के अमृत भारत स्कीम के तहत उनकी भी जो है कायाकल्प पूरी बदली जा रही है। चाहे वो लुक एंड फील हो, चाहे जब आप स्टेशन पर आते हैं तो जो आपको एक एस्थेटिक्स है स्टेशन का, उसके बाद उसके अंदर जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हर स्टेशन पे हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि हमारे पास डेक बने। जैसे सबर्बन स्टेशन में आप देखते हैं कि डेक हमने बनाए हैं। डेक बनने से क्या होता है कि हमारे पास पैसेंजर के वहाँ कैरी करने की कैपेसिटी उस स्टेशन की बहुत बढ़ जाती है। अच्छा. और वहाँ पे हमारी कमर्शियल एक्टिविटी हो। तो ऐसे सबर्बन स्टेशन के 10 और पूरे महाराष्ट्र से हम जो है 5 और, तो टोटल 15 स्टेशन पश्चिम रेलवे के
जो है वो हमारे अमृत भारत स्टेशन के तहत हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ स्टेशन जो है मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट में भी हम उसकी कायाकल्प को बदलने वाले हैं। ये हमारे 5 मेजर स्टेशन हैं, जैसे मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी और बोरीवली। ये सारे स्टेशन पर भी हम पूरी कायाकल्प इसकी बदलेंगे। तो आने वाले समय में अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के तहत ये सारे जो पूरी स्टेशन की जो कायाकल्प बदलेगी, तो हमारे जो सम्मानित यात्रीगण हैं उनको एक नया अनुभव मिलेगा जब भी वो हमारे स्टेशन पे आएंगे। ट्रेन तो उनको मिलेगी ही, साथ में उनको कमर्शियल एक्टिविटी का भी उनको ऑप्शंस मिलेगा, उनको बेहतर फैसिलिटी मिलेगा, और वो एक जो इंटरनेशनल लेवल की जो एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्वालिटी हो हमारे स्टेशन पे और हमारे जो कंफर्ट लेवल हो और कन्वीनियंस लेवल हो वो एकदम वर्ल्ड लेवल की हो, वो हमें मिलेगी इन सभी स्टेशनों पर। मस्त. या सगळ्याचा विचार करताना सर, जेव्हा प्रत्येक ठिकाणी सुविधा आहे तेव्हा मुंबईसारख्या शहरामध्ये AC ट्रेन असणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि सध्याचा चर्चेचा आणि ज्वलंत मुद्दा तो म्हणजे AC ट्रेन. त्या मुद्द्याकडे आपल्याला वळायचं आहे, पण एक छोटीशी विश्रांती घेतोय आणि रेल्वे आजकाल उद्या या मुद्द्याकडे आपण पुन्हा वळूया. भेटूया छोट्याशा विश्रांतीनंतर. ब्रेकनंतर हॅलो सह्याद्रीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. औद्योगिक सामाजिक प्रगतीचं द्योतक असलेली म्हणजे रेल्वे. रेल्वेमध्ये असलेलं परिवर्तन याचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा खरंच लक्षामध्ये येतं की परिवर्तनासाठी एक उदाहरण घ्यायचं असेल समाज व्यवस्थेमधलं आणि प्रगतीचं द्योतक असं म्हणून जेव्हा आपण सांगू शकतो तेव्हा रेल्वे ही संस्था त्यामध्ये अधोरेखित करावं असं कार्य बजावत असते. रेल्वे सप्ताहानिमित्त आपण हा खास विशेष भाग हॅलो सह्याद्रीमध्ये करत आहोत आणि माननीय विनीत अभिषेक सर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पश्चिम रेल्वे, आपल्याबरोबर संवाद साधत आहेत. सर, आपण म्हणत होतो ते म्हणजे AC रेल्वेविषयी. आज मुंबईकरांना हवेशीर मोकळे हे रेल्वेचे डबे मिळालेले आहेतच, पण बरोबरीने थंडगार हवेची सुविधा सुद्धा आपण रेल्वेमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे. हा सुखद धक्का आहे, पण त्याचबरोबर हे काय नवीन असंही वाटतं. आपला रेल्वे अधिकारी म्हणून या बाबतीतला विचार काय आहे ते जाणून घ्यायचं. बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी हो रही है और ज़्यादा लोगों की जो है डिमांड आ रही है AC ट्रेन चलाने की सबर्बन में। पश्चिम रेलवे ने सबसे पहले 2017 में पहली बार जो है AC ट्रेन हमने लोकल शुरू की थी और इसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप अगर अभी देखें तो हमारी टोटल 1406 टोटल सर्विसेज चलती हैं, जिसमें AC लोकल जो है 109 सर्विसेज हमारी AC की चलती हैं। और इसमें डेली इन 109 सर्विसेज में डेली एवरेज 1.28 लाख पैसेंजर, अच्छा, ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ज़्यादा डेली पैसेंजर्स जो हैं हमारे AC सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। वाह। इनकी डिमांड अभी तक जो हमने देखी है कि और फर्दर डिमांड है कि और ज़्यादा AC सर्विसेज बढ़े। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की थी कि आने वाले टाइम में हमारे AC सर्विसेज और बढ़ेंगे, नए रेक्स और आने वाले हैं, और जैसे जैसे नए रेक्स आएंगे और जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलता है, बोर्ड की परमिशन मिलती है, रेलवे बोर्ड की, हम नंबर ऑफ़ सर्विसेज उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में बढ़ेगा और हमें आशा है कि लोगों की जो डिमांड है वो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। नक्कीच. सर, रेल्वेचा विचार करतो तेव्हा रेल्वेचे विविध विभाग आहेत किंवा रेल्वेच्या काही महत्त्वाच्या बाजू आहेत, त्याविषयी आम्हा सामान्यांच्या मनामध्ये औत्सुक्य असतं. म्हणजे रेल्वे चालवणारी व्यक्ती, आता मोटरमन, वोटरवुमन हे आम्ही ऐकून आहोत. अलीकडच्या काळामध्ये लोकोमोटिव्ह पायलट असा एक वेगळा शब्दसुद्धा आम्हाला ऐकायला मिळतो. हे नेमकं काय आहे, त्यांची कार्यप्रणाली कशी असते आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये प्रशिक्षण, सुविधा याचा रेल्वे कसा विचार करतो? जी देखिए, आपने बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उठाया है। जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं और जो सबर्बन में जो हमारे लोकल ट्रेन्स के जो चलाते हैं मोटरमैन एंड मोटर वुमेन,
अच्छा। ये इन सब, और जो हमारे गार्ड होते हैं जो अच्छा। ये इनको हम जो है रनिंग स्टाफ कहते हैं। रनिंग ओके। स्टाफ जो ट्रेन चलाने में एक्टिवली मदद करते हैं, जो बरं। फ्रंट पे हैं ट्रेन चलाने में, इनको हाँ, हम हाँ। रनिंग स्टाफ कहते हैं। और इनके लिए खास व्यवस्थाएं की जाती हैं कि हम ये, क्योंकि ये पूरा जो काम है ट्रेन चलाना और उनमें एज अ ट्रेन को मैनेज करना एज अ गार्ड, ये जो पूरा काम है इसमें बहुत एकाग्रता चाहिए होती है और नक्कीच। बहुत ट्रेनिंग चाहिए हो होती ना, है। खरंय। और लोगों की जो है सेफ्टी, उनकी जो जान है वो इनके ही हाथ में होती है। तो इसलिए हम ये भरपूर इंश्योर करते हैं कि इनको पूरी फैसिलिटी मिले। तो जैसे चूँकि ये चलते हैं, कई बार आउट स्टेशन जाते हैं, तो हमारे अलग अलग लोकेशंस पे जो है हमारे रनिंग रूम बने हुए होते हैं। रनिंग रूम ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां हमारे जो रनिंग स्टाफ हैं ये आकर आराम कर सकें। अच्छा। मान लीजिए कोई अहमदाबाद से या सूरत से या राजकोट से कोई लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट और जो हमारे गार्ड हैं, ट्रेन मैनेजर, वो अगर आते हैं जी। ट्रेन लेके, हाँ, हाँ। तो यहाँ आके फिर उनको भरपूर आराम मिले, तो ये आराम करने का जो पूरा व्यवस्था है वो हमारे रनिंग रूम में होता है। अच्छा। उनको फुल्ली एयर कंडीशनड रूम्स मिलते हैं जहाँ हाई क्वालिटी मैट्रेस, फ्रेश चादर, तकिए और एक सब्सिडाइज्ड हाई क्वालिटी मील, जो कि अगेन FSSAI द्वारा सर्टिफाइड जो है क्वालिटी है खाने का, वाह। वो मिलता है। हाँ। वहाँ उनके लिए मेडिटेशन रूम रहते हैं, उनके लिए Superb। लाइब्रेरी रहते हैं, छोटे मोटे वो गेम्स खेल सकते हैं ताकि अपने आप को जो है फ्रेश रखें। उनके लेग मसाजर हर रनिंग रूम में हमने दे रखे हैं वाह। ताकि, चूँकि वो खड़े होके बहुत, कई बार खड़े होके भी वो काम करते हैं, कई बार चलते भी हैं, प्लेटफॉर्म पे उतर के जाना भी होता है आना। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमने फैसिलिटीज़ इंश्योर की हैं कि ऐसी फैसिलिटी हो ताकि उनको भरपूर आराम मिले, उनको रेस्ट मिले, और जो उनको जो आवर भी हैं, जो जितनी देर उनको ड्यूटी करनी है, वो भी हम इंश्योर करते हैं कि जितना हमारा मैंडेटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं, जितनी देर उनको काम करने चाहिए, जी। उतनी या उससे कम ही वो काम करें। और अच्छा। इसके लिए हमने हमारी जो अपनी सिस्टम है, जिसको हम क्रू मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जी। ये एक ऑटोमेटिक, वहाँ हमारे जो रनिंग स्टाफ हैं वो अपना ड्यूटी ऑन करते हैं और वहीं पे ऑफ करते हैं अपनी ड्यूटी। हाँ। तो वो सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि इनको भरपूर रेस्ट भी वो इंश्योर करता है और एक लिमिट से या जो मैंडेटेड आवर्स हैं उससे ज़्यादा वो काम ना करें। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने इंश्योर की हैं कि उनको जो है बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिले और वो जब भी काम पे आए एकदम फ्रेश आए, और जब काम ख़त्म करें तो भरपूर उनको आराम मिले, ताकि हमारी इससे जो है यात्रियों को भी फ़ायदा होता है और हमारे अपने जो स्टाफ है उनको भी आराम मिलता है। सर, हे ऐकताना खूप छान वाटलं। जनरली जेव्हा एखादा व्यक्ती कामावरती येते तेव्हा जास्तीत जास्त काम कसं या व्यक्तीकडून करून घेतलं जाईल असा एम्प्लॉयरचा दृष्टिकोन असतो, पण इथं ऐकताना हे खूप बरं वाटलं की नियोजनापेक्षा थोडं कमी काम या व्यक्तीला लागलं तर बरं, हे ऐकायलाही खूप छान वाटतंय। सर, याबरोबरीने एक मुद्दा येतो, ते म्हणजे या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये लोकोमोटिव्ह पायलट हा मुद्दा काय आहे? म्हणजे तुम्ही मोटरमन, मोटर वुमन तर म्हणाल, पायलट हा शब्द कसा येतो इथे? जी, जो है नया नाम कुछ साल पहले हमारे जो 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 ट्रेन के ड्राइवर्स हैं तो उनको ये नया नाम दिया गया था कि अच्छा। ये हमारे लोको पायलट है। लोकोमोटिव है, जो हमारे इंजन है उसको लोकोमोटिव्स कहते हैं, और जो जो उनको चलाते हैं वो लोको पायलट कहलाते हैं। जी जी। छान, हे ऐकायलाही छान वाटतं। मी म्हटलं तसं की रेल्वेचे काही भाग आहेत जे भाग फार महत्त्वाचे आहेत आणि जे आपल्या प्रवासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात। त्यामधला एक भाग झाला ते म्हणजे जे गाडी घेऊन चालतात, हाकतात, असं आपण मराठीमध्ये स्पष्टपणे म्हणतो, ती मंडळी। आता याच्या बरोबरीने पुढचा मुद्दा असतो ते म्हणजे आपण जेव्हा रेल्वे स्टेशनवरती दाखल होतो तेव्हा असलेले हमाल। ही मंडळी आपलं सामान जे आहे ते शांतपणे रेल्वेच्या इच्छित डब्यामध्ये नेऊन ठेवतात आणि तिथून निघून जातात। रेल्वे प्रशासनामध्ये सुद्धा यांची भूमिका महत्त्वाची आहे। यांच्या मंडळींविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल, तुमचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, भूमिका। सर,
बिल्कुल। देखिए, हम जो हमारे जो हमाल हैं, हम इनको रेलवे में लाइसेंस सहायक के नाम से पुकारते हैं। अब पहले इन्हें इनको जो है, इनका नाम अलग था, कुली कह के इनको पुकारा जाता था, जो कि एक कॉलोनियल टर्म था, एक ब्रिटिश के टाइम से टर्म था, जो कहीं ना कहीं जो है उतना अच्छा ये टर्म नहीं था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान कुछ साल पहले इसको जो है नाम बदल कर हमने लाइसेंस सहायक का नाम दिया। लाइसेंस सहायक। तो हमारे जितने भी स्टेशन पे जो हमारे जी। पैसेंजर्स को सहायता करते हैं, हाँ, वो हाँ। हमारे जो रेड यूनिफॉर्म में बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल रहते हैं। जब भी हम स्टेशन पे अप्रोच करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जहाँ से जाते आते हाँ। हैं, वहाँ हमें ये मिलते हैं। और ये पैसेंजर्स को बहुत तरीके से जो है उनकी सहायता करते हैं हमारे लाइसेंस सहायक। और हमारे रेलवे आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है। जब भी कोई भी पैसेंजर, हम लोग रेलवे के बारे में सोचते हैं तो चंद किरदार हमारे ध्यान में आते हैं। बरोबर है। चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे टीटी हो, और साथ में हमारे जो है लायसन्स सहायक भी हमारे नक्कीच. जहन में आते हैं. त्यांची भूमिका अविभाज्य आहे सर. जेव्हा आम्ही प्रवास म्हणतो तेव्हा तिकीट काढण्यापासून ते पोहोचेपर्यंत म्हणजे जे आम्हाला झेंडा दाखवतात त्या मंडळी सगळ्या मंडळींपाशी टप्प्याटप्प्याने पोहोचणार आहे सर. त्यांच्याप्रती असलेला रेल्वेचे अधिकारी म्हणून तुमचा दृष्टिकोन काय आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. कार्यक्रमातला फोन आहे तो तुमच्या परवानगीने घेते. रवींद्र कुडाळकर आपल्याशी बोलत आहेत. नमस्कार. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की आपली जी भारतीय रेल्वे जी आहे स्वातंत्र्यानंतर उत्तर तंत्रज्ञानामध्ये खूप चांगला आणि सकारात्मक बदल झाले आणि त्याचा उपयोग रेल्वेमध्ये झालेला आपल्याला दिसतोच आहे. तर सध्याच्या स्थितीमध्ये उद्या किंवा भविष्यामध्ये जे नवीन नवीन तंत्रज्ञान अत्याधुनिक येत आहे, अद्ययावत झालेलं, त्याचा उपयोग आपल्याला रेल्वेत कसं करता येईल की सुविधा चांगल्या मिळतील, तंत्रज्ञानाचा लाभही घेता येईल आणि भारतीय रेल्वेतलं जे तंत्रज्ञान आहे सध्याचं अद्ययावत आणि परदेशातही आपण रेल्वेज पाहतो, तर दोन्हीच्या तंत्रज्ञानामध्ये काही फरक वाटतो का की कसं आपण म्हणजे तुलना करता, साम्य काय वाटतं का ते सांगावं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. त्यांचा मुद्दा असा आहे की तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून रेल्वे कशा पद्धतीने वेग गाठत आहे, कशा पद्धतीने प्रगती करत आहे आणि याच बरोबरीने भारतीय रेल्वे आणि परदेशी रेल्वे यांच्यामध्ये आपल्याला फरक काय जाणवतो. या बरोबरीने मला एक मुद्दा सहज जो मी प्रसार माध्यमांमध्ये वाचलेला आहे, वर्तमानपत्रांमध्ये, तो मला अवश्य सांगावासा वाटतो. तो म्हणजे असं की अमेरिकेमधल्या रेल्वेच्या डब्यांवरती मेड इन इंडिया, मेट्रोच्या डब्यांमध्ये मेड इन इंडिया असं आपण लिहिलेलं आहे आणि हा शिक्का जेव्हा दिसतो तेव्हा भारताविषयीचा अभिमान प्रचंड दाटून येतो. म्हणजे भारतातलं तंत्रज्ञान हे एका प्रगतिशील देशामध्ये कशा पद्धतीने वापरलं जातं ह्याचं एक द्योतक आहे, नाही का. बिल्कुल. देखिए, जो पिछले सालों से, कई सालों से जो हमारी प्रगति हो रही है रेलवे में, इसमें बिल्कुल हम जो है हमारी एक तो पहले हम डिपेंडेंट रहते थे विदेशी टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो जर्मनी पे हो या चाहे ब्रिटेन पे हो, और उसी के अराउंड हमारी रेलवे चलती थी. लेकिन अभी आप अगर देखेंगे जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो मेक इन इंडिया में जो हमारे एकदम मॉडर्न और किसी भी तरीके से वर्ल्ड के किसी भी जो ट्रेन से बेहतर हैं, चाहे हमारे वंदे भारत ट्रेन्स हों, चाहे हमारे जो बाकी जितने भी हैं अमृत भारत ट्रेन्स हों, हमारे नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम हो, जो अभी रिसेंटली हमने अहमदाबाद एरिया में जो है इसको भुज से अहमदाबाद लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से. ये जितने नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है, जो हमारी कवच सिस्टम आ रही है सेफ्टी को लेके, जो हमारी एंटी कोलिजन पूरा सिस्टम है, जो बहुत इस पे प्रोग्रेस हुआ है और बहुत जल्द ही ये जो है लॉन्च होगी. ये सारे जो है किसी भी तरीके से अब हम किसी भी मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज से आगे हैं, उनके बराबर है, उनसे पीछे तो बिल्कुल नहीं है. और ये मैं पर्सनली, चूँकि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ये मेंशन भी किया था कि मैं यूएस में पढ़ाई करने गया और उसके बाद मैंने कुछ और देशों में भी काम किया, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में भी यूएस के अंदर मैंने काम किया. और मैंने देखा कि किसी भी तरीके से, चाहे हमारी रोलिंग स्टॉक हो जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, या चाहे हमारी सिग्नलिंग के सिस्टम हो, चाहे हमारा ट्रेन ऑपरेशंस का तरीका हो, किसी भी कीमत में तरीके से किसी भी पैरामीटर पे हम उनसे बेहतर हैं.
हमारा बस उनका एक बेनिफिट या उनको जो एक एडवांटेज ये रहता है कि उनके पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स बहुत कम रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें और ज़्यादा हमारे रिक्वायरमेंट है कि हम उस टेक्नोलॉजी का और उस इनोवेशन का और रैपिडली एग्जीक्यूट करें, जो अभी पिछले 10 से 11 साल में हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमारी रेलवे जो है पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है हर एक तरीके से। जितने प्रोजेक्ट की हमने अभी बात की, चाहे वो ट्रेन की पद्धति की हो, ट्रेन चलाने की पद्धति की हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, सिग्नलिंग की बात हो, स्टेशन एस्थेटिक्स की बात हो, हर तरीके से हम जो है एक तो नया इनोवेशन ला रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, अपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं और एक्सपॅन्ड कर रहे हैं। नक्कीच धुरांच्या रेषा हवेत सोडी असं म्हणणारी ही रेल्वे आज तिचं रूपडं पूर्णपणे बदलून आज पर्यावरणपूरक अशा विद्युत इंजिनांना घेऊन सज्ज आहे। बरं, ही इंजिनं सुद्धा अशा पद्धतीने आहेत किंवा या गाडीचं छत सुद्धा असं आहे की वरती जिथं धुरांच्या रेषा यायचा तिथून आपल्याला निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेता यावा या पद्धतीने याचे डबे सुद्धा आखलेले आहेत। बघा, बदल 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 म्हणजे किती असतो नाही का। आणखीन बरंच काही या रेल्वेमध्ये घडतंय, घडणार आहे आणि या बदलाचे आपण सगळे साक्षीदार होणार आहोत। या सगळ्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे, पण एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर। बघत रहा हॅलो सह्याद्री। लेडीज स्पेशल का भी हमने ब्रेक नंतर हॅलो सह्याद्रीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। मंडळी, मुख्य करून प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही गाडी तयार झाली, पण वेळ प्रसंगी मालवाहतूक करताना ही वाघिणी असल्याचं साबित झालं आणि त्या पुढचा टप्पा म्हणजे दुष्काळाच्या काळामध्ये मिरजपासून ते लातूरपर्यंत पाण्याची वाहतूक करताना ही रेल्वे जीवनदायी म्हणून एका वेगळ्या दृष्टिकोनातनं आपल्या सगळ्यांच्या समोर आली। या सगळ्या इतिहासाचे आपण जसे साक्षीदार आहोत, तसंच रेल्वेमध्ये घडणाऱ्या अद्ययावत सुविधा, विमानतळाप्रमाणे असलेले स्टेशन्स, या सगळ्याचे सुद्धा आपण साक्षीदार होत आहोत आणि होणारही आहोत। या सगळ्याबद्दल बोलत असताना औत्सुक्य हे कायम असतं, ते म्हणजे मोटर चालवणाऱ्या महिला। या रेल्वेचे एवढे मोठे डबे आणि सर जेव्हा सांगतायत आपल्याला की या डब्यांमध्ये 9, 18 अशी वेगवेगळ्या संख्या वाढत आहेत, तंत्रज्ञान आधुनिक येत आहे, तेव्हा या तंत्रज्ञानाची हातमिळवणी केलेली आहे ती महिलांनी। सर, आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की मोटर वुमन हा कन्सेप्ट कशा पद्धतीने रेल्वेच्या बाबतीमध्ये अतिशय सकारात्मकतेने घेतलेला आहे, त्याचबरोबर महिला कर्मचारी ही सुद्धा एक मोठी संख्या रेल्वेमध्ये आहे, त्यांच्याप्रती सुद्धा रेल्वे अतिशय सकारात्मकतेने बघते, विविध उपक्रम राबवते, त्या सगळ्याविषयी बिल्कुल। देखिए, जो हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेशन है हमारे वर्कफोर्स में, हम ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और हम वी आर प्राउड टू से कि हमारे कई चीज़ों में हम जो है बहुत अग्रणी रहे हैं। चाहे वो हमारे पास जो है जो मुंबई सबर्बन में जो हमारी पहली एशिया की मोटर वुमन वो हमारे यहाँ काम करती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डेडिकेटेड टिकट चेकिंग स्टाफ हैं, जो वो ऑल वुमेन टिकट चेकिंग स्टाफ है। हमारे स्टेशन जो मातुंगा रोड स्टेशन है वो ऑल वुमेन स्टेशन है, मतलब वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी स्टाफ हैं हमारे, वो सारे के सारे जो हैं वुमेन स्टाफ हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, और साथ ही इन द रिसेंट मंथ्स हमारी जो ट्रैक्शन जो सब स्टेशन होती है, वो ट्रैक्शन उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वुमेन्स टीम फॉर्म की, जो कि 25,000 वोल्ट वाले इक्विपमेंट्स को भी वो उसकी मेंटेनेंस का वो काम करती हैं। तो हम हमारी ये पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं आगे आएँ और रेलवे को ज्वाइन करें। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने जो हमारी वुमेंस डे थी, उस दिन हमने ये एक वीडियो भी हमने जारी किया था, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पश्चिम रेलवे की नायिकाओं को। अच्छा, जेव्हा तुम्ही नायिका असताना संबोधता तेव्हा त्या पद्धतीने तुमची मानसिकता पण असते नाही का? आप उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, राइट सर? बिल्कुल, वो हमारे लिए जो है हमारे फ्रंट पे जो हमारी नायिका हैं, वो कैसे रेलवे में काम करके और जो हमारे पैसेंजर्स को
का इंश्योर करते हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को और उनकी कन्वीनियंस को, और हर तरह से अलग अलग जो है पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि हमारे यात्रियों की जो है यात्रा सफल हो, सुखद हो और सेफ हो. नक्कीच. या पश्चिम रेल्वेच्या नायिकांविषयी असलेला एक ध्वनिचित्रफीत आपल्याकडे आहे, ती चटकन आपण बघूया. पश्चिम रेल्वेच्या नायिका. शाम से रात इनके हर काम की अलग है बात. टाइम को जो भी यहाँ लेने से कामयाबी की दौड़ में ये जीते है रेस. वेस्टर्न रेलवे में इनका स्पेशल योगदान, प्रॉब्लम्स का दिए चिट्ठियों में समाधान. हमारी नायिकाओं की ऊंची है उड़ान, इनको वेस्टर्न रेलवे करता है दिल से सलाम. वा, मस्त. तर या आहेत अष्टावधानी, सतर्क, सजग आणि विविध देवीच्या रूपामध्ये दिसणाऱ्या वेस्टर्न रेल्वेच्या नायिका. सर, या नायिकांविषयी तुम्हाला जेवढा अभिमान आहे तसंच प्रवासी म्हणून आम्हाला सगळ्यांना सुद्धा त्यांचा नक्कीच अभिमान आहे. त्यांच्या कार्याला सॅल्यूट करताना एक मुद्दा मनामध्ये सतत येतो, ते म्हणजे समाज माध्यमांमध्ये जरा काही इकडं झालं की आम्ही पटकन वेस्टर्न रेल्वे किंवा रेल्वेला टॅग करतो. मग रेल्वे या आमच्या सूचनांची, आमच्या म्हणण्याचं दखल घेते का हो सर? समाज माध्यमांमध्ये कशा पद्धतीने रेल्वे ऍक्टिव्ह आहे याविषयी जाणून घ्यायचे. बिल्कुल. देखिए, जैसा कि हम सभी अभी आज जानते हैं कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी शिफ्ट हो रही है. जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो रही है. अब जो है ओल्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता है. अब सोशल मीडिया पे पूरा कम्युनिकेशन शिफ्ट हो रहा है. तो सोशल मीडिया में भी हमारा जो है बहुत बड़ा एक प्रेजेंस है, चाहे वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो. इन मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स पे पश्चिम रेलवे जो है पूरे भारत में सभी रेलवे जोन्स में फ्रंट पे चलता है. हम सबसे आगे चलते हैं जो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स है. हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू हम इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपने यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. चाहे उनको एजुकेट करना हो, चाहे उनको इन्फॉर्म करना हो, चाहे उनको सजग करना हो, या चाहे उनकी बातें हम तक पहुंचने वाली बात हो, जिससे हमें पता चले कि उन्हें और क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी क्या ओपिनियन है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सोशल मीडिया की जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसको हम अपडेटेड रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी बात लोगों तक और लोगों की बात हम तक आती रहे. इसी कड़ी में हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू किया
अरे वाह। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि रेलवे, पश्चिम रेलवे की जो ह्यूमन स्टोरीज हैं, ऐसी चीज़ें जो यात्री नॉर्मली मिस कर जाते हैं, जैसे कि कोई स्टाफ है और उन्होंने यात्रियों को के सामने वो एज ए स्टेशन मास्टर यात्रियों को लगता है, या केवल एज ए टिकट चेकिंग स्टाफ उनको लगता है, पर हो सकता है उन स्टाफ ने और भी कई सारी कंट्रीब्यूशन हो उनका, हो सकता है बिछड़े हुए बच्चों को उन्होंने मिलवाया हो अपने फैमिली से। तो इस तरह की जो ह्यूमन स्टोरीज़ हैं, जो हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं, जो हमारी सेक्रीफाइस है रेलवे के स्टाफ की अपने कार्य के प्रति, उन चीज़ों को हम अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इन पॉडकास्ट के थ्रू। अभी तक हमने सीनियर रेलवे ऑफिसर्स से लेके और कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट लोगों को हमने इंटरव्यू किया है, चाहे वो हमारे लाइसेंस सहायक हो, हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ हो, हमारे मोटर वुमन हो, और हमारी कोशिश है कि आगे भी आने वाले टाइम में हम कई ऐसे और लोगों को इन पॉडकास्ट पे लाएंगे, और जिनके थ्रू हमारे जो यात्री हैं रेलवे को और ज़्यादा नज़दीक से जान पाएंगे। मस्त। मुंबई में मोटरमैन का जॉब मिलना सा मेरे एक साथ दो सपने पूरे होने के बराबर था। और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको क्या पता था कि आप भी इतिहास बनने वाली? हमारे गांव में ये बोलने लगे अरे अरे लड़कियों को बाहर भेजो पढ़ने के लिए, ये हो रही है, कब शादी करोगे, बहुत सारी सामाजिक दबाव हमारे मम्मी पापा पे आने लगे, लेकिन उन्होंने उनके दबाव में ना आकर और उन्होंने मुझे डिप्लोमा करने के लिए रांची भेजा। हमारा जो मोटरमैन कैटेगरी है ना सर, वा, या आपल्या माननीय मोटर वुमन आहे ज्यांच्याबरोबर तुम्ही संवाद साधत आहात पॉडकास्टच्या माध्यमातून, आणि हे आपल्या स्क्रीनवर प्रेक्षकांना दिसतं आहे। बिल्कुल। जेव्हा मोटर वुमन हा औत्सुक्याचा विषय आहे असं आपण म्हणतो, तेव्हा तिकीट तपासणीस हाही आमच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह पण तुमच्या दृष्टीने सोयीचा असलेला असा मुद्दा आहे। तुम्ही म्हणालात तसं की तिकीट तपासणीच्या माध्यमातून अनेक हरवलेली मुलंही आतापर्यंत सापडलेली आहेत, आणि हे सुद्धा खूप छान पद्धतीने तुम्ही पॉडकास्टमध्ये मांडलेलं आहे। अजून एक मुद्दा आम्हाला एक भाग म्हणता येईल ते म्हणजे असं आहे की बूट पॉलिश करणारी मंडळी ही आम्हाला स्टेशनवर दिसतात, तो रेल्वेचा एक भाग आहे। त्याविषयी वेळ कमी आहे, पण चटकन आपण सांगूया कि तुमचा त्या दृष्टिकोन काय दृष्टिकोन है त्यातील। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जब हम रेलवे के बारे में सोचते हैं, और खास करके मुंबई में जब मुंबई सबअर्बन रेलवे के बारे में सोचते हैं, तो कई किरदार दिमाग में आते हैं हमारे, और एक किरदार हमारे जो स्टेशन पे जो हमारे बूट पॉलिश होते हैं, तो हमने उनको जो बूट पॉलिश करते हैं, हमें हमारे जूते को चकाचक करते हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो हमने उनको भी अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की और यात्रियों से उनको रूबरू कराया। म्हणजे सर, रेल्वे असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा ती फक्त रेल्वे नसते, ते अनेकविध तिथं मेहनत करणारी मंडळी असतात, ज्यांच्यामुळे ही संस्था जी आहे ती आमच्या सगळ्यांपाशी सोयी सुविधा पोहोचवत असते, नाही का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाता जाता काही सांगायचंय तुम्हाला सर? नहीं, बिल्कुल। कई सारे जो हमारे जो रेलवे के स्टाफ हैं, जो रेलवे के अराउंड जितने लोग हैं, हर कोई जो है कोशिश करता है कि हमारे यात्रियों की जो जर्नी है उसको सफल और सुखद करने में उनकी पूरी मदद करते हैं और अलग अलग रोल निभाते हैं। बिल्कुल, नक्कीच। मंडळी, हे आहेत पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक सर, आणि मुळात त्यांनी जेव्हा रेल्वेच्या बदलांविषयी सांगितलं तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने वारंवार आपल्या मनामध्ये येते आहे, ती म्हणजे रेल्वे हे द्योतक आहे, सामाजिक, औद्योगिक, भौगोलिक आणि सगळ्या बदलांचं एक मोठा असा सकारात्मकतेने पाऊल टाकणारी ही संस्था म्हणून या रेल्वेचे आपण सगळे भाग आहोत। आजपासून रेल्वेमध्ये प्रवास करताना आपला दृष्टिकोन बदलूया आणि अधिक सकारात्मकतेने आपलं पाऊल सुद्धा रेल्वेमध्ये जाईल याची काळजी घेऊया। कसा वाटला आजचा भाग नक्की कळवा आमच्या विविध पत्त्यांच्या माध्यमातून। सर, तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे आलात आणि संवाद साधलात त्याबद्दल मनपूर्वक आभार मानते। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।